हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में पेपर सेकंड में आज हम आपको स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व का क्षेत्र एवं विषय सामग्री के बारे में बताएंगे। राजस्व की परिभाषाओं के अध्ययन से मोटे तौर पर हमें इसके क्षेत्र एवं विषय सामग्री का ज्ञान हो जाता है। संक्षेप में राज्य और उससे संबंधित संस्थाएं सामाजिक कल्याण के लिए किस प्रकार धन एकत्रित करती हैं और उसका उपयोग किस प्रकार करती है, यही राजस्व शास्त्र की विषय सामग्री है। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्व विज्ञान को निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी लोक या सार्वजनिक व्यय। राजस्व के इस अंग के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि सार्वजनिक व्यय किन किन मदों पर करना आवश्यक है, किन सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है, इन व्ययों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इससे संबंधित क्या कठिनाइयां हैं। प्रोफेसर मसग्रेव ने सार्वजनिक वित्त के इस भाग को वितरण शाखा यानी डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच का नाम दिया है, क्योंकि सरकार की कर नीतियों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ आय तथा संपत्ति का समानांतर बंटवारा होता है। नंबर सेकंड, पब्लिक रिवेन्यू। सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों के सापेक्षिक महत्व तथा सिद्धांत और उनका उपभोग, उत्पादन, वितरण, बचत तथा विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। चूँकि राजस्व वित्त की इस शाखा का संबंध अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में आवंटन से होता है, इसलिए प्रोफेसर मसग्रेव ने इस भाग को बंटवारा या आवंटन शाखा एलोकेशन ब्रांच का नाम दिया है। नंबर थर्ड, पब्लिक डेब्ट यानी सार्वजनिक ऋण। राज्य किन किन सिद्धांतों पर और किन किन कार्यों के लिए ऋण लेता है आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। नंबर फोर्थ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वित्तीय प्रशासन। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। नंबर ए, बजट का बनाना। नंबर बी, जनता के शोषणार्थ उसे प्रकाशित करना। और नंबर सा, लेखों का अंकेक्षण यानी ऑडिट करना आदि। नंबर फिफ्थ, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आर्थिक संतुलन। राजस्व के इस अंग के अंतर्गत देश में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीति के प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर मसग्रेव ने इसे स्थिरीकरण शाखा स्टेबलाइजेशन ब्रांच का नाम दिया है। नंबर फिफ्थ, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो गया। अब नंबर 6 आता है फेडरल फाइनेंस यानी संघीय वित्त। विश्व के जिन देशों में संघीय शासन प्रणाली है, जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि, ऐसे देशों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्त साधनों का बंटवारा और उनके पारस्परिक वित्तीय संबंधों का अध्ययन इस भाग में किया जाता है। नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इज इट ए साइंस और एन आर्ट यानी राजस्व की प्रकृति यह विज्ञान है या कला। पहले सुनिए, पब्लिक फाइनेंस एज ए साइंस यानी कि राजस्व एक विज्ञान के रूप में।
राजस्व को निश्चय ही विज्ञान कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सरकार की वित्तीय क्रियाओं और संबंधित पहलुओं का व्यवस्थित रूप से सिस्टेमैटिकली अध्ययन किया जाता है तथा इनके संचालन के लिए उपयुक्त नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं। प्रोफेसर प्लेहेन ने राजस्व को एक विज्ञान माना है और इसके लिए निम्नलिखित कारण दिए हैं। नंबर फर्स्ट, रिलेशन विद ह्यूमन नॉलेज, यानी मानवीय ज्ञान से संबंध। यह संपूर्ण मानवीय ज्ञान का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इसका संबंध मानवीय ज्ञान के विशेष भाग तक ही सीमित है। नंबर सेकंड, लॉफुल कलेक्शन, नियमपूर्वक संग्रह। इस विज्ञान में तथ्यों तथा सिद्धांतों का नियमपूर्वक संग्रह किया जाता है और कितने ही नियम ऐसे हैं जो केवल इसी विज्ञान में लागू किए जाते हैं। नंबर थर्ड, यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। राजस्व के अध्ययन तथा अन्वेषण में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर फोर्थ, सर्टेनली इन इंटरप्रिटेशन, निश्चित विवेचना। यह किसी विशिष्ट प्रकार के तथ्य अथवा वस्तुस्थिति के संबंध में निश्चित विवेचना प्रदान करता है और उसके बारे में भविष्यवाणी भी कर सकता है। अब आता है पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस कंपेयर्ड। यानी राजस्व एवं व्यक्तिगत वित्त की तुलना। राजस्व के मूलभूत सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि इसके तथा व्यक्तिगत वित्त के बीच पाई जाने वाली समानताओं व असमानताओं का अध्ययन कर लिया जाए। समानताएं यानी सिमिलरिटीज़। फर्स्ट है यूनिफॉर्मिटी इन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य में समानता। व्यक्ति तथा राजस्व दोनों का उद्देश्य मोटे तौर पर एक ही होता है और वह है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। व्यक्तिगत वित्त का संबंध जहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है, वहाँ सार्वजनिक वित्त का संबंध सामाजिक या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है। नंबर सेकंड, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व्यय में समायोजन। व्यक्ति तथा राज्य दोनों ही धन प्राप्त करते हैं और व्यय भी करते हैं। दीर्घकाल में राजस्व एवं निजी वित्त दोनों में आय एवं व्यय को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। नंबर थर्ड, सिमिलरिटी इन लोन फैकल्टी, ऋण सुविधाओं में समानता। आवश्यकता पड़ने पर राजस्व एवं निजी वित्त दोनों में ही ऋण लेकर कार्य चलाया जाता है जिससे व्यय पूरा किया जा सके। यही नहीं, व्यक्ति की तरह राज्य को भी घाटे के समय लिए गए ऋण का भुगतान करना पड़ता है। नंबर फोर्थ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। दोनों ही वित्तीय व्यवस्थाओं में समसीमांत उपयोगिता के सिद्धांत का पालन करते हुए उपलब्ध साधनों का उत्तम उपयोग किया जा सकता है। डिससिमिलरिटीज़, असमानताएं। यद्यपि दोनों प्रकार की वित्त व्यवस्थाओं के सिद्धांत मूल रूप से एक जैसे जान पड़ते हैं, फिर भी दोनों प्रकार की वित्त व्यवस्थाओं में मुख्य भेद निम्न हैं।
नंबर फर्स्ट है आय और व्यय का समायोजन, यानी राजस्व में व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत वित्त में आय के अनुसार व्यय का निर्धारण किया जाता है। नंबर सेकंड उद्देश्य। राजस्व का उद्देश्य व्यापक और विस्तृत है तथा अधिकतम समाज कल्याण से संबंधित है, और व्यक्तिगत वित्त का उद्देश्य व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कल्याण है, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ एवं संकीर्ण भाव से प्रेरित होता है। नंबर थर्ड अवधि। आय राजस्व में आय व्यय का बजट प्रायः 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है, और व्यक्तिगत वित्त में आय व्यय बजट की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। नंबर 4 आय के साधनों में लोच। आय के राजस्व में आय के अनेक साधन होते हैं, जिसमें नए कर, पुराने करों में वृद्धि, नोट छापना, ऋण लेना आदि। व्यक्तिगत वित्त में आय के साधन निश्चित एवं सीमित होते हैं। नंबर 5 राज्य का अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व। राजस्व में राज्य का अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व होने के कारण वह व्यक्तियों की संपत्तियों पर अधिकार जमा सकता है, और व्यक्तिगत वित्त में व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति हड़पने का अधिकार नहीं होता। नंबर 6 राजकीय ऋण की अनिवार्य प्रकृति। सरकार आय इकट्ठा करने में जबरदस्ती कर सकती है और अवहेलना करने पर दंड भी दे सकती है, जबकि व्यक्तिगत वित्त में आय प्राप्त करने में अनिवार्यता का गुण नहीं होता। नंबर 7 ऋणों के साधनों में अंतर। अधिक साख के कारण खर्चों की पूर्ति के लिए देश विदेश में बड़ी मात्रा में ऋण लेना संभव है, और इस व्यक्तिगत वित्त में व्यक्ति की साख सीमित होती है और ऋण की